नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की, जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें पूरे देश की टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता क्या कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कैसे एक्शन में नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी रायबरेली चुन रहे हैं तो राहुल गांधी रायबरेली चुनने के साथ क्या संदेश दे रहे हैं, अखिलेश यादव दिल्ली जा रहे हैं या लखनऊ में रहकर योगी सरकार का सामना करेंगे, और अगर अखिलेश यादव दिल्ली जा रहे हैं तो फिर किसे अपनी जगह वो सदन में पहुंचाएंगे। इन तमाम पहलुओं पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, जो लगातार एक्शन में हैं, ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पहचान मजबूत लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले के तौर पर होती है और उसी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 7 बजे बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त रहे, उत्तर प्रदेश में कैसे अधिकारियों को एक्शन में रहना है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे सख्त रहे, इसी पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करने जा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि चुनावों से ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के साथ भी एक बैठक की थी। हालांकि उस वक्त ही माना गया था कि रिजल्ट्स को लेकर समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। इसका एक पहलू यह भी था कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्य चलते रहे। चूंकि आचार संहिता के वक्त बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए ठीक चुनावों के बाद यह बैठक की गई थी। आज होने वाली बैठक पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और इसी बात पर सबसे ज्यादा चर्चा है कि मुख्यमंत्री आज अधिकारियों के साथ जब बैठक करेंगे तो आज मुख्यमंत्री क्या संदेश देंगे, उत्तर प्रदेश में क्या एक्शन सीएम ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में झटका अगर भारतीय जनता पार्टी को लगा है तो उसकी भरपाई कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काम से करेंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कैसे समाजवादी पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, समीर चौगावकर जी हैं और संगीत रागी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, मुख्यमंत्री की ये बैठक जो आज अधिकारियों के साथ होने जा रही है, क्या इससे संदेश जाएगा या क्या करने जा रहे हैं सीएम यूपी? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नए सिरे से अपनी पूरी मशीनरी को दुरुस्त करने की जरूरत है। चुनाव के परिणामों के बाद एक लगातार बैठकें हो रही हैं। कई भर्तियों को बड़ी तेजी से करने की बात है, दूसरे ऐसे ढेर सारे काम जो पहले क्यों नहीं हुए, ये भी सवाल खड़ा होता है। और इसलिए ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां योगी आदित्यनाथ और केंद्र में मोदी सरकार, जिसको सही मायने में डबल इंजन कहते हैं, उसके आधार पर, उसकी बुनियाद पर, पक्की वाली बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में 2014 वाला प्रदर्शन दोहराएगी। नहीं दोहरा पाई। उसमें बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशासनिक तौर पर भी बहुत सी चीजें थी, आपस की बहुत सी लड़ाइयां थी, अधिकारी सुनते नहीं थे। और अभी तो कमाल हुआ है, जिस समय इतना बवाल मचा हुआ हो, अभी अभी झूठ की बुनियाद पर, अराजकता की बुनियाद पर पूरा चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी को गंभीर नुकसान हुआ, उसके बावजूद एक त्रुटिवश एक चिट्ठी जारी हो जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को भर्ती किया जाएगा, सब इंस्पेक्टर लोगों तक, लेवल तक। ये शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि आप जब कील कांटे नट बोल्ट दुरुस्त करते हैं तो उसमें अपनी मशीनरी को सबसे ज्यादा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के काम को लेकर, उनके प्रशासन को लेकर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर देश भर में चर्चा होती, और अगर उनका ही प्रशासन कई मामलों में कुछ गड़बड़ करता हुआ दिखेगा तो वो ठीक नहीं है। और विशेष करके संवेदनशील मुद्दों में, अभी रोजगार की, अभी नौकरी की, अभी जो भर्तियां होती हैं उनको लेकर बहुत संवेदनशीलता है। ऐसे में शायद योगी आदित्यनाथ को लगता है कि वो सारे नट बोल्ट तुरंत दुरुस्त करना बेहद जरूरी है, नहीं तो उसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। ठीक है संगीत जी, एक सख्त प्रशासक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इमेज उत्तर प्रदेश में रही है। 2017 से जब से उन्होंने कमान संभाली, उत्तर प्रदेश में कैसे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है, उनकी पूरी नजर इसी बात पर रही, अराजकता को कैसे दूर करना है, माफियाओं को कैसे खत्म करना है। बीते इन सालों में हम लोकसभा चुनावों की ही बात कर लें, कोई ऐसी चूक, कोई ऐसा बदलाव आपको नजर आया जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ऐसे भुगता कि दूसरे नंबर की पार्टी बनी? देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक माफियाओं को खत्म करना है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात खत्म करना है, इन मामलों पर मुझे लगता है कि उनकी प्रशंसा पूरे देश भर में होती है और भारतीय जनता पार्टी के या मुख्यमंत्री के घूर विरोधी भी ये मानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यही सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, सिर्फ माफियाओं को खत्म कर देना एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम रोजगार देना भी है,
एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो बेरोजगारी को दूर करना भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम अच्छा निवेश लाना भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो ये लीकेज वगैरह जो परीक्षाओं में हो जा रही है, बार बार प्रश्न पत्र आउट हो जा रहे हैं, जो एक शिक्षा व्यवस्था के प्रति असंतोष अविश्वास घर कर गया है छात्रों के बीच में, जिनको लगता है कि हम 3 साल से एक ही जगह पर आकर के खड़े हैं, 3 साल पहले हमने एग्जाम दिया था, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, बार बार परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र आउट हो जाते हैं और हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस व्यवस्था को दुरुस्त कौन करेगा? ये जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। आपने ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों? आपने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जो इन सारी चीजों को फुल प्रूफ बना करके रहे? मैं आपको बिहार का एक एग्जाम्पल दे सकता हूं। बिहार बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा है जहां पर रिक्रूटमेंट में मैं कह सकता हूं देश के लिए आदर्श है। वहां धांधली नाम की कोई चीज आप उसमें आप कर नहीं सकते हैं। इस प्रकार की एक व्यवस्था वहां पर लाई है। मैं खुद जान करके हैरान था। मैं बिहार से आता हूं तो इसलिए मुझे लगता था कि यार यहां पर तो करप्शन वगैरह होता ही था, मैं जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब उस व्यवस्था बीपीएससी का मैं सिलेक्शन के लिए मैं देखा, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन के लिए, तो मैं दंग रह गया। मुझे लगा कि ये मॉडल तो पूरे देश को, यहां तक कि यूपीएससी भी यदि उसे लागू करे तो बहुत अच्छा है। आप ऐसी व्यवस्था आप लागू क्यों नहीं कर रहे? एक बात और दूसरी बात इसके अतिरिक्त, देखिए, आप सख्त प्रशासक की भूमिका में रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब तक पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, जब आपके मंत्रियों के हाथ में ताकत नहीं होगी, जब आप मंत्रियों को डिलीवर करने की उनकी क्षमता नहीं होगी, आप उनको हमेशा आप मान करके चलेंगे कि ये तो निकम्मे हैं, या ये चोरी करेंगे ही करेंगे, ये बेईमानी करेंगे ही करेंगे। आप उन पर नियंत्रण रखिए, आप उनकी मॉनिटरिंग कीजिए, ये सब कीजिए, लेकिन जो ग्रासरूट का आपका कार्यकर्ता है वो एक थाने में जाता है, वहां से वो पिट करके आ जाता है। अफसरशाही आपकी इतनी ज्यादा है, अफसरशाही तो कुछ भी काम करा ले, लेकिन नेता काम नहीं करा कर सकता है। कार्यकर्ता किसके पास जाएगा? अफसर के पास तो उसकी जब पहुंच होती नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा बना, लेकिन इन चुनावों में कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से झेलना पड़ रहा है, बना ही नहीं, बनना चाहिए भी। आप जब आपको वोट लेने की होती है तब तो आप कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि हमारे बड़े मूल्यवान कार्यकर्ता हैं बहुत। जब कार्यकर्ता वही एक छोटी छोटी सी बात के लिए, किसी के घर में मेडिकल की जरूरत होती है, कोई छोटा मोटा ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, ऐसा नहीं कि हर बार ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो धतकर्म और गलत काम के लिए ही होता है, लेकिन ऐसी चीजों के लिए आप अपने मंत्रियों तक को आपको अधिकार नहीं है। यदि आपका सेक्रेटरी जो है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, या सॉरी चीफ सेक्रेटरी जो है, उसको ये पता है कि हम मंत्रियों को हम दरकिनार करके तुम तड़ाक करके भी हम बाहर दे देंगे तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रियों का क्या हिम्मत रह जाएगी? तो यानी आज जो ये बैठक, मुझे लगता है ये ऐसी चीजें हम लोगों को फीडबैक आ रही है, ऐसा नहीं है। तो ये फीडबैक तो पार्टी तक भी जा रहा होगा। ये फीडबैक जब आ रही है तब लगता है कि नहीं, इसका मतलब है कि ग्राउंड लेवल पर भी बहुत बड़ी चूक हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत। तो क्या राहुल जी इसे दूर करने की कोशिश की जाएगी? है तो ये प्रशासनिक बैठक, अपने अधिकारियों को ताकीद की जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर आपका मजबूत, एक कह सकते हैं कि आप उसमें मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं। प्रशासनिक तौर पर आज क्या संदेश दिया जाएगा जिससे कमी, जिसका जिक्र संगीत जी ने किया, वो कमी भी दूर हो जाए, कार्यकर्ताओं को भी ये फील हो कि भाई हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहुत सारी बातें हो रही है। ये भी बात हो रही है कि बीजेपी ने बहुत सारे लोगों को ये भी इस काम पे भी लगाया कि क्या हार के क्या कारण रहे हैं, क्या मुद्दे जो हैं उसके कारण जो है बीजेपी जो है इतनी बुरी तरह उत्तर प्रदेश में हारी है। देखिए, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है योगी सरकार में उस इकोनॉमी की। अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की तो उसकी तारीफ होती है। अगर हम विधानसभा चुनाव इस बात पर जीते जाते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा बेहतर है, अगर इस बात पे जीते जाते हैं कि जो स्कीम्स जो हैं सेंटर की हैं वो बहुत अच्छी तरह इंप्लीमेंट हुई हैं, तो हम ये मानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक काम कर रहा है। अब जहाँ तक बात आती है संगठन की, तो वहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि संगठन में आखिर क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। अगर जो चिट्ठियाँ जो है उत्तर प्रदेश के नेताओं द्वारा, जो हारे उम्मीदवार हैं उन्होंने या फिर बाकी नेताओं ने भेजी हैं, जिसमें ये बात होती है कि बहुत सारे भीतरघात के कारण जो है नुकसान हुआ है, अगर इस बारे में बात होती है कि हम जो जातीय जो समीकरण है उसे नहीं बैठा पाए हैं, अगर इस बारे में बात होती है कि जिस तरह के कैंडिडेट जो है चुने जाने चाहिए थे उसमें अगर लोकल या फिर ये कहें कि जो लोकल संगठन है उनकी बातों को नज़रअंदाज किया गया है,
तो फिर जो मामला आ जाता है वो संगठन के स्तर पे आ जाता है कि संगठन में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि जो अपने ही लोग थे उन्होंने साथ नहीं दिया, या फिर कैंडिडेट्स की गलत सिलेक्शन हुई। तो ये सारी चीजें देखने के लिए मुझे लगता है संगठन के स्तर पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। और देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश में समीर जी, जिस विपक्ष को आप पूरी तरीके से निष्क्रिय माना करते थे, आप अखिलेश यादव पर यकीन नहीं करते थे, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में, ऐसी चर्चाएं हुआ करती थी। रायबरेली के साथ साथ कांग्रेस ने अपना जनाधार भी उत्तर प्रदेश में बढ़ाया और अब तो ये लगभग तय हो गया है कि राहुल गांधी रायबरेली तो छोड़ने नहीं जा रहे हैं। ऐसे में चुनौती तो और बढ़ रही है ना। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, समाजवादी पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी लोकसभा संख्या के हिसाब से बन गई है, ये झटका लगा है। योगी आदित्यनाथ 2017 में जब मुख्यमंत्री बने थे और आज जब चुनाव हुए उनको 7 साल हो चुके हैं, ऑलरेडी मुख्यमंत्री बने। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार 2014 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, 2017 में जिस तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, 2019 में फिर बेहतर प्रदर्शन किया मायावती और अखिलेश के मिलने के बाद भी, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव होते उसमें बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ये लगने लगा था कि अब हमें विपक्ष कहीं नहीं है। मोदी और योगी दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार लगातार जो प्रदेश में काम कर रही है, विपक्ष उसके सामने टिक नहीं पाएगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक अति आत्मविश्वास जो होता है पार्टी के नेताओं के अंदर और सरकार और संगठन के अंदर चला गया था कि अब हम ही है, विपक्ष हमारे सामने कहीं टिक नहीं सकता। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ जो गवर्नेंस का मॉडल अपना रहे हैं वो तो नरेंद्र मोदी का है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में प्रशासन अपने हाथ में रखा हुआ था, कंट्रोल किया था, वैसे ही योगी प्रशासन करते हैं। और उसी प्रशासन के कारण 2019 में सीटें आती है। उसी के बाद 2021-22 में उनकी जो सरकार रिपीट करती है, तो कहा जाता है कि योगी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है उसके आधार पर सरकार की वापसी हुई है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बात कर रहा था, उनका कहना है कि भाई विपक्ष ने झूठ फैलाया, नैरेटिव फैलाया। तो राजनीति के अंदर तो कोई राजा हरिश्चंद्र थोड़ी आते हैं, सब झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बोलती है, कांग्रेस भी बोलती है, अनुपात कम ज्यादा हो सकता है। उस झूठ को कौन जनता में कितने तरीके से पहुंचा रहा है, ये राजनीतिक दल काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये देखना चाहिए था कि अगर कांग्रेस इस झूठ को जमीन स्तर पर पहुंचा रही है तो उस झूठ का काउंटर कैसे करना है, उस झूठ को जमीन स्तर पर नहीं पहुंचने देना है। यह भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम था, यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम था और यह भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की जिम्मेदारी थी कि वो कांग्रेस के झूठ को जमीन पर नहीं पहुंचाने थे। जातिगत समीकरण कई ऐसे हुए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से किए गए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कहा गया कि भाई केंद्र और राज्यों के बीच के अंदर सामंजस्य नहीं रहा, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का जिक्र किया था, जो पीडीए बनाया था, उसके आधार पर जो टिकट बांटे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ जो मायावती का वोट बैंक था उसमें से बड़ा वर्ग शिफ्ट हो गया, उसका उन्हें बेनिफिट मिला है। मुसलमान उन्हें वोट करते ही है, तो जातिगत समीकरण का भी एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन यह तय है कि जिस हल्के से भारतीय जनता पार्टी का संगठन और केंद्र नेतृत्व तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर चल रहा था कि कांग्रेस तो खत्म है, मायावती अलग चुनाव लड़ रही है, जयंत चौधरी हमारे साथ आ गए हैं, राजभर हमारे साथ आ गए हैं, अब इनके लिए कुछ बचा नहीं है। ये 2-4 सीटें समीर जी अभी और मुश्किल होगी ना, क्योंकि अखिलेश यादव लखनऊ छोड़ रहे हैं, ये अब तय हो गया है। दिल्ली में अपनी ताकत अब अखिलेश यादव दिखाएंगे। संगठन को यह भी समझना पड़ेगा और योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि सिर्फ मंदिर बनाने से ये इतिश्री नहीं हो जाती कि हमने मंदिर बना दिया तो पूरी जनता और राममय हो जाएगी, हमें वोट देगी। राम के साथ जनता रोटी की भी चिंता करती है, जाति की भी अपनी चिंता करती है। तो सारे समीकरणों को ध्यान में रखना होगा। आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, योगी जी ने किया, मोदी ने काम किया है, वो काम जमीन पर जाए और जनता का भरोसा बना रहे, ये बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव का जिक्र हर्षवर्धन जी इसलिए कर रही हूं क्योंकि जब भी यूपी में विधानसभा की कार्रवाई चली, योगी वर्सेस अखिलेश यादव के बीच का जो बातचीत हुआ करती थी, जो संवाद हुआ करता था, उसे देखने में मजा आया करता था, पत्रकारों को भी उस पर चर्चा करने में भी मजा आया करता था। अब अखिलेश यादव करहल छोड़ रहे हैं, दिल्ली का रास्ता अपना रहे हैं, सदन में ताकत के साथ वो मौजूदा सरकार का सामना करेंगे। जिस नैरेटिव का जिक्र उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर रही है, भैया वो नैरेटिव तो दिल्ली तक जा रहा है ना, और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। अखिलेश यादव तो संघर्ष की बात कर रहे हैं अपने सांसदों से कि हमें संघर्ष करना है दिल्ली में। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि अभी हम अखिलेश के निर्णय पर बहुत बड़े सवाल इसलिए नहीं खड़े कर सकते कि अखिलेश के जो निर्णय हैं उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ लोकसभा में पहुंच गई है। तो इसलिए अखिलेश के निर्णय, हो सकता है कि उनके निर्णय ज्यादा सही हों। हम लोगों को जो दिखता है उसमें वो दिखता है कि जब वो उत्तर प्रदेश में जो उनकी अपनी जमीन है, उनके पिता की जमीन है, जो समाजवादी पार्टी की जमीन है, जहां 255 के सामने 111 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो विधानसभा में हर मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर लड़ सकते हैं, उसको मजबूती से उठा सकते हैं। अखिलेश यादव जब नेता के तौर पर रहेंगे तो उन 110 विधायकों की ताकत बढ़ेगी।
अब जब वो करहल विधानसभा छोड़ के लोकसभा पहुंच रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई वहां भी 37 पहुंच गए हैं, तो उनके साथ जो 36 सांसद होंगे उनकी ताकत बढ़ेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से 2027 का चुनाव नजदीक है, जिस तरह की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में है, कई बार होता है ना कि आप जब मजबूत होते हैं, कोई एक सफलता मिलती है तो आपको लगता है कि जल्दी से इस सफलता को और भुना लो, उस पर जो बुनियाद पर इमारत बड़ी खड़ी करनी है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। क्योंकि अखिलेश यादव के जो भी सलाहकार होंगे वो समझा रहे होंगे कि देखिए राहुल गांधी भले 54 से 99 हो गए, लेकिन वो देश भर का मसला है। आप देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से आते हैं, अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस को ये नंबर, ये सीटें नहीं आती। तो हो सकता है कि उनको लगा हो कि जो नेशनल मीडिया की हाईलाइट है, यानी नरेंद्र मोदी के सामने अखिलेश यादव बोलेंगे, राहुल गांधी बोलेंगे, तो अखिलेश यादव भी बोलने के लिए रहेंगे, तो शायद वो एक वजह हो सकती है बैक ऑफ द माइंड में। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि उनके निर्णय पर सवाल हम नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि उनको सफलता मिली है। और मेरा यह मानना है कि नेता जैसे काम करता है उसकी सफलता असफलता के आधार पर ही हम लोग विश्लेषण करते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं उनको विधानसभा में रहना चाहिए था, जम के लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो ज्यादा बेहतर होता उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी और उनके जो साथी। जब इस लड़ाई की बात आप हर्षवर्धन जी करते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा है, एक साथ मिलकर चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ा है, शिवपाल यादव पूरी तरीके से पार्टी के साथ हैं, अपने भतीजे के साथ खड़े हुए कम से कम इन चुनावों में नजर आए। अखिलेश यादव नहीं तो कौन सदन में जिम्मेदारी निभाएगा? क्या चाचा को प्रोजेक्ट करेंगे वो? देखिए, मुझे लगता है कि वो प्रोजेक्ट करें ना करें, शिवपाल यादव तो दावेदारी जताएंगे ही जताएंगे। अब शिवपाल यादव जिस तरह से पार्टी छोड़कर गए थे, फिर उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी, उसके बाद क्या अखिलेश यादव उतना भरोसा करेंगे? क्या अखिलेश यादव जिस कास्ट इक्वेशन को साध कर आए हैं, और वो छोटा कास्ट इक्वेशन नहीं है, अपने परिवार के अलावा किसी यादव को नहीं दिया, लेकिन फिर भी सारे यादव उनके साथ रहे। जो मुस्लिम सांसद का प्रतिनिधित्व होता है वो उनके जो पार्टी में था वो कम हो गया, फिर भी सारे मुसलमान उनके साथ रहे, और उन्होंने दूसरी जातियों को दिया। अब क्या समाजवादी पार्टी, जो एक कहा जा रहा है कि मनोज पांडे चले गए हैं, तो उनकी जगह कोई विकल्प हो सकता है? कल हम लोग बात कर रहे थे तो समीर जी ने कहा कि माता प्रसाद पांडे हो सकते हैं। माता प्रसाद पांडे इटवा से विधायक, पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे, मुलायम सिंह यादव के बहुत नजदीकी, तो क्या उनको बनाएंगे? या दूसरा कोई सवर्ण चेहरा वो ले आएंगे? उनकी जो कोशिश है, पहले पीडीए आप देखिए तो पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हुआ, फिर अगड़ा हुआ, फिर आधी आबादी हुआ, फिर जाने कौन कौन हुआ। तो क्या अखिलेश यादव नए प्रयोगों के दौर में हैं? उस नए प्रयोग में वो अपने चाचा शिवपाल यादव की जगह किसी और को वहां बिठाएंगे। लेकिन अगर किसी और को बिठाएंगे तो क्या शिवपाल यादव सिर्फ बेटे के सांसद हो जाने और अपने विधायक हो जाने से प्रसन्न रह पाएंगे? महत्वाकांक्षा उनकी रुकेगी? और देखिए, अब तो समाजवादी पार्टी में खुलकर जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, शायद ऐसा पहली बार ही हो रहा है। हालांकि शुरुआत रामपुर से हो गई, जब नदवी साहब जीते सांसदी का ये चुनाव, आजम खान को लेकर सीधे तौर पर टिप्पणी कर दी और ये कह दिया गया कि जेल कोई जन्नत नहीं होती है। अब एसटी हसन भी कुछ इसी तरीके से बता रहे हैं, इशारा इसी तरफ कर रहे हैं कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच की जो तकरार है वो बढ़ चुकी है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवा देती हूं एसटी हसन ने क्या कहा है। अखिलेश यादव जी चाहते थे कि मैं रामपुर से चुनाव लड़ूं, उन्होंने मुझसे कहा भी था, लेकिन मैंने वहाँ पे आजम खान साहब के लिहाज में वहाँ से नहीं लड़ा था। मैं यहाँ पे ही रहा, और जिसका आज मुझे अफसोस भी है, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी सामने आई हैं कि मेरे टिकट जो कटाया उसमें किसका हाथ था किसका नहीं था, वो आपके कैमरे पे मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन अखिलेश यादव जी का आदेश सर्वोपरि होना चाहिए, और मैंने ये गलती करी थी कि रामपुर से नहीं लड़ा। आगे उनके जो भी आदेश होगा वो मेरे लिए मान्य होगा। देखिए, उपचुनाव तो होना है, लेकिन आपको मालूम है कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं एमपी रहा हूँ, और उस प्लेटफार्म से मैंने यहाँ के लोगों की बहुत आवाज़ उठाई है। तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मेरी पार्टी मुझे पार्लियामेंट में कहीं एडजस्ट करे। अब देखिए, एसटी हसन साहब अपनी ख्वाहिश भी जता रहे हैं, पार्लियामेंट में जाना है, पार्लियामेंट में बैठना है, उन्हें ऐसी बात भी कहते हुए संगीत जी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और बात जो एसटी हसन की इस बयान से साफ होती है वो ये कि अखिलेश यादव वर्सेस आजम खान को लेकर जो एक जंग से छिड़ी हुई थी मुसलमान वोटों को लेकर, उसमें अखिलेश यादव तो अव्वल हो गए ना। आप रामपुर भी जीत गए, कितना विरोध हुआ टिकट को लेकर, आप मुरादाबाद भी जीत गए, वहां पर भी टिकट को लेकर दोनों के बीच की जो टकराव थी वो साफ तौर पर देखने को मिला था। देखिए, मुसलमानों के जो बड़े बड़े छत्रप थे, जिनके आधार पर यह माना जाता था कि अखिलेश यादव से यदि वो बिछड़ जाते हैं तो मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, इस चीज़ को अखिलेश यादव जी ने ध्वस्त कर दिया है, और इसके ध्वस्त होने के अपने कारण हैं।
कारण बहुत साफ है कि मुसलमानों ने बहुत तय कर लिया था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में हराना है। आप याद हो गया कि जो पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर्स थे वो बार बार जा कर के अपनी तकरीरों में कहते थे कि आपको ये नहीं देखना है कि आपका मुस्लिम हो या कोई और हो, ये देखना है कि दिल्ली की सत्ता पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है और जो पार्टी है उसको आपको किसी भी हाल में पराजित करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी उनकी तकरीरें हुई वो साफ साफ एक प्रकार का निर्देश था, वो एक प्रकार का धार्मिक निर्देश था, राजनीतिक निर्देश था कि आपको किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। यही कारण है कि जब मुसलमानों का वोट बैंक जो है वो एन ब्लॉक पड़ा है और ये बहुत बड़ा कारण रहा है, ये रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन कहाँ से है, कौन है, ये आजम खान का है या नहीं है, आजम खान इसे लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते हैं, बाकी लोग इसे लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। मुझे लगता है कि एक मुस्त जो है इस प्रकार का वोटिंग पैटर्न मैंने आज तक के इतिहास में भारतीय राजनीति में नहीं देखा था, जहां मुसलमान एकदम एकमुश्त होकर के 99% जो है वो जाकर के वोट कर रहा हो। और एक जो हम कह रहे हैं कि वो मुसलमानों का नेता कौन होगा, आज के दिन में मुसलमानों का नेता जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम अखिलेश यादव को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी चूंकि दोनों साथ लड़ रहे थे, ये चुनाव तय करना बाहर जो है वो बेशक राहुल गांधी होंगे, बाकी भारत के अंदर जो है वो राहुल गांधी होंगे। देखिए आखिरी वक्त तक कोशिश की गई थी, आजम खान ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई थी, खुली चिट्ठी सामने आ गई थी, चाहते थे कि अखिलेश यादव चुनाव लड़े रामपुर से, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने फैसले पर वो बरकरार रहे और उसका फायदा उन्हें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। हालांकि प्राची इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आजम खान ने मुरादाबाद में रुचि वीरा को बनवा दिया, ऐसा नहीं है, वो समझौता एक तरह से हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई अखिलेश यादव ने सिर्फ अपनी चलाई, वो चलाने की कोशिश की, लेकिन अंत में एसटी हसन को हटाना पड़ा। और देखिए एसटी हसन भी कमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे एडजस्ट करे पार्टी। मतलब ये भी कमाल है, इस तरह से कभी नहीं आता है। ये कोई उनकी मतलब ठेकेदारी है क्या कि नहीं वो सांसद ही रहेंगे?